नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपेन चौधरी महाविद्यालय से डॉक्टर एस सिंह आज आप लोगों को गोदान उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद का जो समन्वय रूप मिलता है उस टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिए, ठीक है। गोदान उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद का रूप देखने को मिलता है, ठीक। उपन्यास आधुनिक जीवन की जटिलताओं को समग्रता से प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। साहित्यकार समाज में रहते हुए अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, अतः समाज की विसंगतियां उसके कोमल हृदय को प्रभावित करती रहती हैं और उसकी अभिव्यक्ति भी अनिवार्य रूप से वह करता है। उपन्यास का फलक विस्तृत होने के कारण इन विसंगतियों का पूरा चित्र उतारने का अवसर उपन्यासकार को मिलता है। यही कारण है कि आधुनिक उपन्यास में समाज को उसके यथार्थ स्वरूप में देखा जा सकता है। गोदान प्रेमचंद की महानतम उपलब्धि है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन समाज के सभी वर्गों का सजीव चित्रांकन किया है। गोदान के पात्र एक ओर तो वर्ग के प्रतिनिधि हैं, तो दूसरी ओर अपनी व्यक्तिगत सत्ता को बनाए हुए। प्रेमचंद उन गरीब कृषकों, किसानों, मजदूरों के शोषण का चित्र उतारने में जितने सफल हुए हैं, उतनी सफलता उन्हें जमींदारों एवं मालिकों के अत्याचारों को सशक्त रूप से चित्रित करने में मिली है। उन्होंने अपने इस महाकाव्यात्मक उपन्यास में अपनी उदात्त शैली में सर्जन के जिन आयामों का स्पर्श किया है, वैसा बेले लोग ही कर सकते हैं। प्रेमचंद सच्चे अर्थों में जीवन के कुशल चित्रे थे। वे जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने के पक्षधर थे। वहीं दूसरी ओर उनमें निहित साहित्यिक वृत्ति उपयोगितावादी दृष्टिकोण की अनुगामी थी, ठीक है बच्चों। जीवन का यथार्थ चित्रण यदि हमारे किसी काम का नहीं तो वह साहित्य की वस्तु नहीं। ऐसी उनकी मान्यता है कि यही कारण है कि उन्होंने अपने उपन्यासों में न तो कोरे यथार्थ का निरूपण किया है और न कोरा आदर्शवाद ही उनके उपन्यासों में मिलता है। वे तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कलाकार थे। गोदान में भी हमें उनका यही रूप दिखाई पड़ता है। नग्न यथार्थ जहां सौंदर्य का बाधक है, वहीं कोरा आदर्श कल्पना की होती है। इसलिए प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में आदर्श और यथार्थ का मणिकांचन मिला जुला रूप किया है, ठीक है। उसकी कथा, वस्तु तथा पात्र सभी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य व्यक्ति में संस्कार उत्पन्न करना मानते हैं। यही कारण है कि उनके प्रारंभिक उपन्यासों का आदर्शवादी ढंग पर हुआ, पर जीवन के संघर्षों ने उन्हें यथार्थोन्मुख बना दिया, जिसकी इस पर झलक उनके गोदान में देखने को मिलती है। गोदान के पात्रों के चरित्रांकन में उन्होंने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी प्रवृत्ति को अपनाया है, ठीक। उनका कोई भी पात्र न तो सर्वगुण संपन्न होता है और न ही दानवता के साथ छात्र प्रतिमूर्ति। वे तो मानव को उसके समस्त गुण दोष के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे तो मानव को उसके समस्त गुण और दोषों के साथ दिखाना चाहते हैं और इसलिए उनका चरित्रांकन जीवन की वास्तविकता के निकट है। वस्तुतः प्रेमचंद हिंदी के साहित्य के ऐसे सर्वप्रथम
उपन्यासकार कहे जा सकते हैं जिन्होंने जीवन की वास्तविकता को उसके निकट से झांक कर देखने का प्रयास किया और उनका देखा हुआ दीन दुखी प्राचीन मूल्यों एवं परंपराओं से जर्जरित नवयुग की चेतना से अपरिचित समाज ही भारत का वास्तविक समाज था। होरी और दुनिया के रूप में उन्होंने जो चरित्र दिए हैं वे गांव-गांव में देखे जा सकते हैं। होरी में किसान के सभी गुण और दोष विद्यमान हैं। वह परिश्रमी, कर्मठ एवं सरल होते हुए भी चालाक एवं स्वार्थी। सन को गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज है, पर यह बेईमानी ऐसी नहीं है कि उसके स्वभाव में बस गई, उसकी आदतों में बस गई। अवसर आने पर वह अपने भाई के परिवार का भरण पोषण का प्रबंध करता है और इस प्रकार अपनी सहृदयता उदारता का परिचय देता है। धनिया के रूप में प्रेमचंद ने भारतीय कृषक नारी का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। वह उदार हृदय और उपकारी एवं कर्मठता के गुणों से संपन्न नारी थी, पर अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं कर पाती और अपने पति को भी गालियां देने में नहीं थी। होरी और दुनिया का संघर्षमय जीवन भारतीय किसान के यथार्थ का जीवन की करुण कहानी है। भारतीय किसान के यथार्थ के जीवन की करुण कहानी है कि जीवन भर परिश्रम करते रहने पर भी वे भर पेट भोजन नहीं कर पाते और अपनी किसी छोटी सी इच्छा को चाहे वह गोदान ही क्यों न हो पूरा नहीं कर पाते। उनकी गाढ़ी कमाई जमींदारों साहूकारों में बढ़ जाती है। बस यही भारत के किसान की यथार्थ कथा है, बस यही भारत के किसान की वास्तविक रूप है। प्रेमचंद के समय में दो विचारधाराएं समाज पर प्रभाव डाल रही थी, मार्क्सवादी और गांधीवादी विचार। प्रेमचंद पर दोनों का प्रभाव था कि अंधश्रद्धा इनमें से किसी विचारधारा के प्रति नहीं। वे विशुद्ध मानवतावादी लेखक, न तो मार्क्सवादी हिंसा के समर्थक थे और न समाज को वर्गों में विभक्त कर घृणा, ठीक है, विभक्त कर न फैलाने के पक्षधर। ठीक, आगे चलते हैं। वस्तुतः वह एक ऐसे कथाकार थे जो साहित्य का उद्देश्य जीवन की सच्चाई प्रकाशित करना मानते हैं। प्रेमचंद के अनुसार हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें चित्रण की स्वाभाविकता हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलावे। सफल उपन्यास की परिभाषा उनके शब्दों में इस प्रकार है: जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्कर्ष का अनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उठे, वही सफल उपन्यास माना जाता है। ठीक, गोदान में प्रेमचंद ने नारी संबंधी विचारों के प्रतिपादन में आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाया। प्रोफेसर मेहता ने वुमेन्स लीग में भाषण देते हुए नारी के विषय में जो विचार व्यक्त किया है वे इस प्रकार: स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा के जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। गोदान में चित्रित होरी और दुनिया का संघर्ष यथार्थ के धरातल पर टिका हुआ है। जमींदार, सूदखोर, पुलिस, पटवारी, मिल मालिक और धर्म के ठेकेदार तथा पंच किस प्रकार किसानों का शोषण करते हैं, इसका कच्चा चिट्ठा गोदान में प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया। पुलिस के शोषण का एक हम निम्न उदाहरण में देख सकते हैं। दरोगा गांव वालों को धमकाते हुए कहता है कि मैं 15 मिनट का समय देता हूं, अगर इतनी देर पूरे 50 रुपए में आए तो तुम चारों के घर तलाशी होगी और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। तत्कालीन समाज में जमींदारों का शोषण
अपनी चरम सीमा पर थी। वे किसानों से नाजायज नजराना लेते हैं, बेगारी कराते हैं, ऊपर से कोड़े भी बरसाते हैं। वे प्रभुता संपन्न है, अतः असेंबली में भी वे ही चुनकर जाते हैं और नाच गानों में, उत्सव में हजारों रुपए पानी की तरह बहाने में अपनी सांस राय साहब अमरपाल सिंह स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि अपने को बड़ा दिखाने के लिए हमें यह सब व्यर्थ के आयोजन करने पड़ते हैं, न करें तो कंजूस करें, ठीक, और करें तो कर्जदार, यही तो व्यवस्था है गुलाम। ठीक, प्रेमचंद ने नारी की स्थिति का भी निरूपण किया है। मालती एक ओर तो नवयुग की शिक्षित महिला के गुणों से युक्त है और दूसरी ओर उपन्यास के उत्तरार्ध में अभूतपूर्व परिवर्तन कर लेते हैं। अब सेवा, त्याग और परोपकार ही उसके जीवन के लक्ष्य बन जाते। प्रेमचंद ने उसका चित्रण एक ही वाक्य में कर दिया। क्या कहा है प्रेमचंद ने मालती के बारे में? मालती बाहर से तितली और पर भीतर से मधुमक्खी है। प्रेमचंद ने मेहता के द्वारा जिन नारी संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है वे निश्चित रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण के परिचायक हैं। वे नारी को उसके परंपरागत रूप में देखने के पक्षधर हैं। प्रेमचंद ने नारी के जिन आदर्शों का उल्लेख गोदान में किया है वे निश्चित रूप से महान और भारतीय रमणी के आदर्श रूप को प्रस्तुत करते हैं। आश्चर्य यह है कि ये गोविंदी उस आदर्श पर खड़ी करती है, शेष नारी को जीवन के अवधारणा को प्रस्तुत करती है। मील मालिकों की लूट खसोस, चोरी बेईमानी, संपादकों की दुर्बलता तथा पटवारियों की ध्वंस का जीता जाता चित्र गोदान में देखा जा सकता है। गोदान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके सभी पाठ अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने अपने वर्ग की सभी अच्छी बुरी प्रवृत्तियों के दर्पण हैं। उनका कोई खलनायक की श्रेणी में नहीं है। हर बात में कोई न कोई व्यक्तिगत विशेषता अवश्य है तो उसे विशिष्ट बना देते हैं। गोदान में प्रेमचंद ने सद्वृत्तियों के प्रति आस्था उत्पन्न करने का सफल प्रयास किया। वे जीवन और समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना चाहते थे और उसे अपनी कल्पना के अनुरूप आदर्श रूप में देखना चाहते थे। अतः गोदान में उन्होंने यथार्थ को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि वह आदर्श ही यथार्थवादी थे। प्रेमचंद को प्रगतिवादी भी कहा जाता है। ठीक, किसानों को की तरह मुहाने पर रोका जाता है। इसका परिचय रूपा के भावी पत्रकार सेवक के मुँह से इन शब्दों में व्यक्त किया जाता है। यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल है। जमींदारी के चपरासी और कारीगरों का पेट न भरे तो निवाह न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दबाव, जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है वह उनका आदर सत्कार करे, नजर अंदाज करे। नहीं एक रिपोर्ट में गांव बन जाए। कैसी विडंबना है कि जो किसान श्रद्धा करता है वह स्वयं होगा, क्योंकि शोषण के सिकंजे में पड़कर उसका सारा अनाज तो खलिहान में ही टूट जाता है। हाँ, तो परिश्रम करने के बाद वह किसान भूखा और नंगा सो जाता है। ठीक है ना? गोविंदी के रूप में प्रेमचंद ने एक आदर्श भारतीय रमणी का चित्र प्रस्तुत किया। मालती के चरित्र में आया परिवर्तन ने उनकी आदर्शवादी सोच को प्रतिबिंबित कर दिया। अतः यह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गोदान नामक उपन्यास में यथार्थ के साथ ही साथ आदर्श को भी स्थान दिया गया है। सारांश यह है कि गोदान लोक मंगल की भूमि पर, लोक कल्याण की भूमि पर, लोक मंगल की भावना की भूमि पर स्थित आदर्श मुखी यथार्थ
आदर्शमुखी यथार्थवादी समाज की स्थापना करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो गोदान उपन्यास में आदर्श और यथार्थवाद का मिला जुला था वह